सबसे पहले मैं आप सबका मंदिरों के इस शहर में हृदय से स्वागत करता हूं। वैसे तो जम्मू को मंदिरों का शहर माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गया है और मुझे लगता है कि देश का अकेला शहर है जहां आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, एम्स भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। ये गौरव देश के किसी दूसरे शहर को हासिल नहीं है। आप सब देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं लीडरशिप इंगेजमेंट के प्रोग्राम में भाग लेने। अभ्युत्थानम ये संस्कृत का एक शब्द है और अर्थ इसका है उत्कर्ष। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जिस प्रभावी एकेडमिक लीडरशिप को डेवलप करने के लक्ष्य के साथ अभ्युत्थानम लीडरशिप इंगेजमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं आईआईटी जम्मू को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्वान लोग, एक्सपर्ट्स आने वाले कुछ दिनों में जो 4-5 दिन आप रहने वाले हैं, अपने लेक्चर से, पैनल डिस्कशन से अनेक ऐसे मॉड्यूल डेवलप करेंगे कि आपके प्रेरक अनुभव और ऑब्जर्वेशन एकेडमिक लीडरशिप के उत्कर्ष तथा भविष्य का एक रोड मैप उससे तय होगा। अनेक विषयों पर देश के बाकी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को उससे एक दिशा भी मिलेगी। आप सभी लोग जाने माने इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स हैं, उनके मोटे तौर पर सभी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ही हैं। कुछ बातें मैं संकेत और संक्षेप में कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि आज फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना किसी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। आज हम 2024 में हैं, 2 साल बाद क्या होगा, दुनिया कैसी होगी, किसी के लिए ये मुश्किल है। 2 अलग अलग दुनिया के 2 अलग अलग कोने में कॉन्फ्लिक्ट ने जहां एक नया जियोपॉलिटिकल चैलेंज को जन्म दिया है, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट अपने पीक पर पहुंच रही है। मार्च 2021 में शायद ही कोई इन 2 घटनाओं का प्रेडिक्शन कर रहा था और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, खासतौर से देश की, जो हर परिवर्तन में प्रभावी हो और उस परिवर्तन को पूरी तरह से आत्मसात करने की क्षमता रखती हो। हर चुनौती को हमारा देश अवसर के रूप में कैसे बदल सकता है, ये अपेक्षा आपसे देश की है। 2023 की सबसे बड़ी कहानी अगर भारत के संदर्भ में मैं देखता हूं तो 2 घटनाओं का जिक्र आवश्यक हो जाता है। एक, हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन करके उभरे और दूसरा, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग में हम कामयाब हुए। अब एक लक्ष्य देश ने तय किया है कि 2027 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हमें बनना है और 2047 में एक डेवलप्ड नेशन के रूप में भारत को स्थापित करना है। एक अभी हाल में एक इंटरेस्टिंग रिसर्च के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के एक बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं अंगस मैडिसन। उनकी टीम ने प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक दुनिया के सभी देशों के जीडीपी पर एक ऑथेंटिक रिसर्च पेपर तैयार किया। वो भी हाल ही में पब्लिश हुआ है, आप में से अनेक लोगों ने देखा भी होगा। उस रिसर्च के मुताबिक प्राचीन काल में वर्ल्ड जीडीपी में भारत का जो शेयर था वो 33% था
वेस्टर्न यूरोप का शेयर उस समय 11% था। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सबको मिला दें तो इनका शेयर 1% से कम था। 11वीं शताब्दी से हमारे देश में लुटेरों का आगमन शुरू हुआ और भारत के वैभव के खिलाफ अनेक आक्रमण हुए। इवन 1500 तक दुनिया की जीडीपी में 25% शेयर, 1/4 शेयर हमारा ही था। उस समय भी अमेरिका वगैरह देश 1% के नीचे थे। चीन ने जरूर इसमें प्रगति की और वो 25% पहुंच गया था। 1947 तक गुलामी की विभीषिका से जूझता हमारा देश जब ब्रिटिश छोड़कर चले गए और पार्टीशन हुआ, उसके बाद 1950 में दुनिया की जीडीपी में हमारा शेयर मोटे तौर पर 4% रह गया। पिछले 10 वर्षों में तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बने हैं और पिछले वर्ष 2023 में जो आखिरी महीना था उसका IMF की एक स्टडी आई है और उस स्टडी के हिसाब से ग्लोबल जीडीपी में लगभग 15% का योगदान हमारा अब हो गया है। अब इससे भारत अब संतोष नहीं कर सकता है, खासतौर से जिस तरह की हमारी युवा पीढ़ी है। और भारत का लक्ष्य जो पहले हमारी स्थिति थी, उस स्थिति से कम भारत न रहे, स्वाभाविक रूप से ये लक्ष्य होना चाहिए। और 33% अगर हम प्राप्त करते हैं तो उसमें आप सबकी भूमिका सबसे अहम होगी। हम सोने की चिड़िया कभी इसलिए नहीं बने थे कि हमारे पास गोल्ड की माइंस थी। हमारे पास ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे जो दुनिया में सबसे बेहतर रिसर्च करते थे। हमारे पास ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे जिनके इनोवेशन के कारण दुनिया का बेस्ट मटेरियल हमारे यहाँ बनता था और हमारा माल दुनिया के दूसरे देशों में जाता था और वहाँ से हम सोना लेकर के आते थे, इसलिए हम सोने की चिड़िया बने थे। सबसे बड़ी संपदा नॉलेज इकॉनमी की बात हम सब कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी रहे हैं। 10 वर्षों में टेक्नोलॉजी के परिदृश्य को जब हम देखते हैं तो पूरी तरह से दुनिया बदली है, तो भारत भी तेज गति से आगे बढ़ा है। IT सेक्टर को देखें तो दुनिया के लीडर्स में हम आज खड़े हैं। डिजिटल क्रांति की तरफ अगर हम देखते हैं, जिसने आम आदमी के जीवन को बहुत बदला है, और उसमें भी हम अब किसी से पीछे नहीं, बल्कि कई देश अब हमसे मदद मांग रहे हैं। मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुनिया में जो अगली सबसे बड़ी क्रांति सामने आएगी, उसका नेतृत्व भारत को करना ही होगा। अब इसे ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, अगर हमने इस गाड़ी को मिस किया तो ये अफोर्ड करने की स्थिति नहीं होगी। और ये सब पूरी मानवता के जीवन को प्रभावित करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस परिवर्तन में हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, विशेष रूप से टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इसको लीड करेंगे। हाई क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन में नए स्टैंडर्ड तय करेंगे। हमें निरंतर विश्व की बेस्ट एकेडमिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना होगा और अपने लिए क्या माकूल है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में जो ठीक है वो हमारे लिए ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसा हम नहीं मान सकते। इंडस्ट्री की ज़रूरत क्या है, उसके मुताबिक आवश्यक परिवर्तन, ये सबसे बड़ा आवश्यक है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि हमें मिल करके इसे पूरा करना होगा, ये हमारा धर्म है। 19 मार्च तक चलने वाले इस एकेडमिक लीडरशिप प्रोग्राम की सफलता के लिए मैं माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ। आप सब आए, आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये 4-5 दिनों का जो समुद्र मंथन होगा, उससे जो अमृत निकलेगा वो देश भर के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, खासतौर से हायर
एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। फिर से एक बार आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद।